जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज की हमारी इस क्लास में हम मार्ग जाल के विस्तार और उसके जो व्यास है उसके माप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्ग जाल के विस्तार को किस तरीके से समझा जा सकता है। उसको आज हम इस क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऐसे माप सूचकांकों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा किसी मार्ग जाल के विस्तार को ज्ञात किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी मार्ग जाल के विस्तार के बारे में समझा जाता है। क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ईटा सूचकांक है, ठीक है। ईटा सूचकांक के बाद पाई सूचकांक आता है। पाई सूचकांक के बाद में, ठीक है, थीटा सूचकांक आता है, साइक्लोमेट्रिक नंबर आते हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पर? एग्जामिनर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बनाएगा और वो भी बहुत ही आसानी से। यहाँ पर इन चार सूचकांकों का नाम लिख देगा, सामने इन चारों की विशेषता लिख देगा, क्रॉस मैच करवा लेगा कि कौन सी विशेषता कौन से सूचकांक से संबंधित है। या ऐसा भी कर सकता है, यहाँ पर एग्जामिनर इन चारों के चारों सूचकांकों का नाम लिख देगा, सामने उनकी जो विशेषता है या सामने उनका जो सूत्र है उस सूत्र को लिख देगा और फिर आपसे क्रॉस मैच करवा लेगा। और बाई चांस हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो कि ईटा सूचकांक से संबंधित हैं या बीटा थीटा सूचकांक से संबंधित हैं या साइक्लोमेट्रिक नंबर से संबंधित है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यदि सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपैरेटिव तरीके से पढ़ना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप हर हाल में क्वेश्चन को ठीक कर सको। सबसे पहले यहाँ पर हम ईटा सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ईटा सूचकांक क्या होता है। यह संपूर्ण जाल एवं उसके एकाकी तत्व संयोजन के मध्य संबंध का परिचायक होता है। जो ईटा सूचकांक है ना, ये कंप्लीट जाल, संपूर्ण नेटवर्क और उसका जो एकाकी तत्व है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकाकी तत्व संयोजन की बात की जा रही है कि जो ईटा सूचकांक है वो संपूर्ण जाल, कंप्लीट नेटवर्क और एकाकी तत्व संयोजन, एकाकी तत्व संयोजन दोनों के मध्य संबंध का परिचायक है, दोनों के मध्य संबंध की बात करता है। ठीक है, तो आपको ये तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो ईटा सूचकांक है वो कंप्लीट जाल और उसके एकाकी तत्व संयोजन के बीच में संबंध की बात करता है, इनके बीच में रिलेशन की बात करता है। ठीक है, यह मार्ग जाल के विस्तार का सूचकांक है। मार्ग जाल के विस्तार का सूचकांक है, मतलब यह बताता है कि भाई मार्ग जाल का विस्तार हो रहा है। तो मार्ग जाल के विस्तार का सूचकांक कौन होता है? ईटा सूचकांक होता है। प्रति कड़ी औसतन लंबाई को ईटा सूचकांक कहते हैं। प्रति कड़ी औसतन लंबाई का मतलब हुआ, जैसे ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इस तरीके से तीन बिंदुओं से मिलकर नेटवर्क बना हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये टोटल तीन केंद्र हैं। इन तीन केंद्रों के ये दो मार्ग है, ये दो संयोजन है जिनके द्वारा जोड़ा जा रहा है। जो E1 है वो V1 और V2 को जोड़ने का काम कर रहा है। जो E2 है वो V2 और V3 को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो E1 है वो एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है, E2 है ये भी एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। तो इस कड़ी की जो औसतन लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं? एटा सूचकांक कहते हैं। जो कड़ी है इनकी जो औसतन लंबाई है उसको एटा सूचकांक कहते हैं। अब देखो एक चीज देखो, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो एटा सूचकांक है वो मार्ग जाल के विस्तार का परिचायक, मतलब हमें ये मार्ग जाल के विस्तार के बारे में बताता है। भाई जब इन मार्गों की लंबाई, मतलब यदि E1 की लंबाई या E2 की लंबाई कम होगी तो मार्ग जाल कैसा होगा? बिल्कुल संकुचित होगा। और यदि E1 और E2 का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, जब E1 और E2 का मान ज़्यादा होगा तो वो हमें एक विस्तृत मार्ग जाल के बारे में बताएगा। सपोज डेट E1 का मान कितना है? 5 है और E2 का मान भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्ग जाल बनेगा वो कैसा होगा? एक संकुचित मार्ग जाल होगा। वहीं यदि हम बात करें E1 का मान 20 है
और E2 का मान भी 20 किलोमीटर है। तो ये हमें एक विस्तृत मार्ग जाल के बारे में बता रहा है। तो इसलिए कहते हैं प्यारे साथियों कि जो ईटा सूचकांक है वो मार्ग जाल के विस्तार का सूचक है कि वो कितना ज़्यादा विस्तृत है। जब ई का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, ईटा सूचकांक का मान ज़्यादा होगा तो वो मार्ग जाल बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा। जब ईटा सूचकांक का मान कम होगा तो मार्ग जाल कम विस्तृत होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी नवीन केंद्र को नेटवर्क में जोड़ने पर ईटा सूचकांक में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, ईटा सूचकांक का मान कम हो जाता है। यदि हम किसी नवीन केंद्र को नेटवर्क में जोड़ते हैं तो ईटा सूचकांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि प्रति कड़ी औसत लंबाई कम हो जाती है। मैं फिर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक मार्ग जाल है, ठीक है, ये हमारे पास एक मार्ग जाल है। और या फिर हम इस तरीके से करते हैं, मार्ग जाल दोबारा बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ये हमारे पास क्या एक मार्ग जाल है, जो कि बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ये मार्ग जाल। अब यहाँ पर E1, E2, E3 और E4, ठीक है, और V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। अब यहाँ पर मानकर चलते हम कि सपोज दैट ईटा का जो मान है, यहाँ पर किसका, जो ईटा का मान है, ध्यान रखना ईटा को इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। ये जो ईटा का जो सिंबल है ये लगभग n से मिल रहा है, छोटा जो n होता है, स्मॉल n होता है, उससे मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें जो ये वाली भुजा है इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये है क्या है, हमारे सामने एक ईटा सूचकांक है, मतलब एक स्मॉल n है जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या ईटा सूचकांक है। सपोज दैट इस स्थिति में हमारे पास जो ईटा सूचकांक का जो मान है वो लगभग 10 है। क्या ईटा सूचकांक का मान 10 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और नया मार्ग जाल या एक नया केंद्र और बना दिया हमने, ठीक है। हमने एक नया नवीन केंद्र और बना दिया। तो जैसे हम एक नवीन केंद्र बनाएंगे तो नवीन केंद्र बनते ही क्या होगा प्यारे साथियों, जो ईटा सूचकांक का मान कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक नवीन केंद्र बना दिया। अब हमारे पास टोटल ई कितने हो गए प्यारे साथियों, तो अब हमारे पास टोटल ई का मान कितना हुआ, ये E4 हट जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा अब E1, E4 और E5, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली जो एटा सूचकांक का मान है वो औसतन कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा या फिर 7 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि एक नवीन केंद्र जुड़ गया, जिसकी वजह से जो कड़ी की औसत लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कड़ी की औसत लंबाई कम हो जाएगी। मैं इसको इस सूत्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हम इसका मान कैसे निकालें। देखो, एटा सूचकांक का मान निकालने का फॉर्मूला ये है कि नेटवर्क की कुल लंबाई बटा मार्गों की कुल संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ और अब आपका हर एक डाउट बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सपोज डेट ये हमारे पास एक मार्ग है और इसमें इस मार्ग की जो टोटल लंबाई है वो है 20 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से नोड बने हुए हैं, एक नोड, ठीक है। अब इस मार्ग की टोटल लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर टोटल लंबाई मान ली सपोज दैट 20 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कि मार्ग जाल की टोटल लंबाई 20 किलोमीटर है। अब यहाँ पर मार्गों की संख्या कितनी है, एक मार्ग, ठीक है, दो मार्ग, तीन मार्ग और चार मार्ग, ठीक है। टोटल कितने मार्ग हो गए, 4 मार्ग हो गए। सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है 20 किलोमीटर, मार्गों की कुल संख्या कितनी है 4, तो ईटा का मान कितना आया, टोटली कुल मिलाकर 5 आ गया। ईटा सूचकांक का मान कितना आया, 5 आया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस मार्ग जाल में एक नवीन केंद्र और बनाते हैं। तो ये हमने एक मार्ग जाल खींचा और इसमें हमने क्या किया, एक नवीन केंद्र और बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नवीन केंद्र और बना देते हैं, ठीक है।
या फिर इसी में बना देते हैं हम एक नवीन केंद्र, जो ऊपर का है ना इसी में बना देते हैं, ताकि यहाँ की यहाँ हमने ये एक नवीन केंद्र बना दिया। क्या बना दिया? एक नवीन केंद्र बना दिया। और हम अब वापस टोटल ई की संख्या कितनी होगी? ये E4 हो गया और ये E5 हो गया। ठीक है, अब इस स्थिति में ये जो हमने एक नवीन केंद्र बनाया है, इस स्थिति में ईटा सूचकांक का मान कितना होगा? कुल लंबाई कितनी है? वही 20 किलोमीटर है। मार्गों की संख्या कितनी है? 5 है। तो ईटा का मान कितना आएगा प्यारे साथियों? 4 आएगा। ठीक है, ईटा सूचकांक का मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर औसतन जो मार्ग की लंबाई है वो कम हो गई, या जो कड़ी की लंबाई थी वो कम हो गई। कड़ी की लंबाई कम होने का मतलब है ईटा सूचकांक का मान कम हो गया। ठीक है, अब यदि यहाँ से हम किसी भी दो नवीन के या दो केंद्रों को हटा देते हैं, सपोज दैट हम ये डिसाइड करते हैं कि यार हम इन दो केंद्रों को हटाएंगे। ठीक है, हमने एक इस केंद्र को हटा दिया, हमने एक इस केंद्र को हटा दिया। ठीक है, और अब जो ये मार्ग जाल है इसमें टोटल केंद्रों की संख्या कितनी रह गई? तो अब इसमें प्यारे साथियों टोटल केंद्रों की संख्या कितनी रही? हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से। E1, E2 और E3। ठीक है, मार्ग जाल की टोटल लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर है। ई का मान मतलब मार्गों की संख्या कितनी है? केवल 3 है। ठीक है, तो ईटा सूचकांक का मान कितना आएगा? 6.33 आएगा। ठीक है, या 6.66 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? कड़ियों की लंबाई बढ़ गई या कड़ियों की औसतन लंबाई बढ़ गई, जिसकी वजह से ईटा सूचकांक का मान ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये जो ईटा सूचकांक का ये वाला फॉर्मूला था, या जो ये वाला सिस्टम था, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके सूत्र को ध्यान रखना है कि ईटा सूचकांक का सूत्र क्या है और किस तरीके से। नेटवर्क की कुल लंबाई बता मार्गों की संख्या। ठीक है, कोसेंस्की ने सूचकांक का प्रयोग अनेक देशों में परिवहन मार्ग जाल आंकड़ों के विश्लेषण में किया था। ठीक है, कोसेंस्की महोदय ने इस सूचकांक का प्रयोग अनेक देशों में परिवहन मार्ग जाल के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए किया था। कोसेंस्की महोदय ने इस सूचकांक के द्वारा अनेक देशों में परिवहन मार्ग जाल के आंकड़ों का विश्लेषण करने में उपयोग लिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और अच्छे से फिर इसको समझते हैं। देखो, यह औसत संयोजन का माप है। औसत संयोजन का माप का मतलब, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल जितने भी कड़ी हैं या जितने भी मार्ग हैं उनकी औसत लंबाई की बात कर रहे हैं। भाई ईटा का मान क्या है? ईटा का मान मार्गों की औसत लंबाई है या कड़ियों की औसत लंबाई है। तो यहाँ पर औसत संयोजन का माप है, अर्थात किसी भी परिवहन जाल में संयोजन की औसत लंबाई को बताता है। ठीक है, जो परिवहन जाल है उसमें संयोजन की जो औसत लंबाई है वो किसको बताती है? ईटा सूचकांक को बताती है। यदि किसी परिवहन जाल में अधिक केंद्र सम्मिलित होते हैं तो ईटा सूचकांक का मान कम हो जाएगा। अब भी मैंने बताया था आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जब हमारे पास टोटल परिवहन नेटवर्क की लंबाई 20 किलोमीटर थी और केंद्रों की संख्या 4 थी, तो उस समय ईटा सूचकांक का मान 5 आया था। जब हमने एक नवीन केंद्र जोड़ा था, ठीक है, जब हमने नवीन केंद्र जोड़ा था और हमारे केंद्रों की संख्या या मार्गों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी, और टोटल लंबाई कितनी थी? 20 किलोमीटर थी। तो हमारे पास ईटा सूचकांक का मान कितना आया था? 4 ही आया था। और जब हमने उसी में दो केंद्रों को हटा दिया था, हमारे पास केंद्रों की संख्या टोटल कितनी थी? 4 थी। केंद्रों की संख्या टोटल हमारे पास 4 थी। उस स्थिति में मार्गों की संख्या हमारे पास 3 थी। कितनी थी? मार्गों की संख्या 3 थी। टोटल नेटवर्क की लंबाई 20 किलोमीटर थी। तो ईटा सूचकांक का मान 6 पॉइंट कुछ आया था, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको समझाया हूं। आप चाहो तो जस्ट लगभग 2 से 3 मिनट बैक जाओ, जब मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा रहा था उसको देख सकते हो। तो जब आप उसको समझ जाओगे तो आपको ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखना, ये लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। ठीक है, ईटा सूचकांक व संयोजकता के स्तर में विलोमानुपाती संबंध होता है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो एटा सूचकांक और संयोजकता के बीच में, ठीक है, एटा सूचकांक और संयोजकता के स्तर के बीच में विलोमानुपाती संबंध होता है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो एटा सूचकांक और संयोजकता के स्तर के बीच में व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक का मान बढ़ने पर दूसरे का मान बढ़ना। जब केंद्रों की संख्या बढ़ेगी या मार्गों की संख्या बढ़ेगी, जब केंद्रों की संख्या बढ़ेगी या मार्गों की संख्या बढ़ेगी तो ईटा सूचकांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब केंद्रों की संख्या या मार्गों की संख्या घटेगी तो ईटा सूचकांक का मान बढ़ जाएगा। अब भी मैंने डायग्राम में आपको समझाया था कि जब हमने एक नवीन केंद्र ऐड किया था तो ईटा सूचकांक का मान क्या हो गया था, बिल्कुल कम हो गया था। और जब हमने दो केंद्रों को हटा दिया था, जब दो केंद्रों को हटाया तो मार्गों की संख्या कम हुई, तो उससे क्या हो गया था, ईटा सूचकांक का मान बढ़ गया था। ठीक है। तो ईटा सूचकांक और संयोजकता के स्तर के बीच में विलोमानुपाती संबंध होता है या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तरीके से हमारा जो एटा सूचकांक था वो बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाई सूचकांक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एटा सूचकांक को हमने इस सिम्टम के द्वारा दिखाया गया, इस सिंबल के द्वारा दिखाया है, जबकि जो पाई सूचकांक है उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके। ये है पाई सूचकांक का प्रतीक चिन्ह। ठीक है। एटा सूचकांक हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाई सूचकांक हमारा अब हम पढ़ने वाले हैं और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि आप ज्योग्राफी की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना होगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आपको हमारा ज्योग्राफी का पेड गारंटी बैच मिल जाएगा। ठीक है। परिवहन मार्ग जाल का विश्लेषण करने के लिए कोसेंस्की ने पाई सूचकांक को विकसित किया। अब देखो, पाई सूचकांक के द्वारा क्या किया जाता है, पाई सूचकांक के द्वारा परिवहन के मार्ग जाल का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। तो परिवहन मार्ग जाल का बिल्कुल अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के लिए कोसेंस्की महोदय के द्वारा किसको काम लिया गया था, पाई सूचकांक को काम लिया गया था। ठीक है। तो पाई सूचकांक के द्वारा परिवहन मार्ग जाल का बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ग्राफ की कुल लंबाई तथा इसके व्यास के बीच संबंध के द्वारा पाई सूचकांक की गणना की जाती है। ग्राफ की कुल लंबाई, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं परिवहन जाल की कुल लंबाई, तथा इसके व्यास के मध्य का जो संबंध है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, पाई सूचकांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ग्राफ की कुल लंबाई तथा इसके व्यास के बीच का जो संबंध है उसको पाई सूचकांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पाई सूचकांक संपूर्ण परिवहन जाल व उसके विशिष्ट संयोजन का अनुपात होता है। संपूर्ण परिवहन जाल और उसका जो विशिष्ट संयोजन है उसका अनुपात होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि पाई सूचकांक संपूर्ण परिवहन जाल और उसके विशिष्ट संयोजन के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। पाई बराबर सी बटा डी। सी का मतलब है परिवहन जाल की कुल लंबाई और डी का मतलब होता है व्यास। ठीक है। तो अब देखो, चाहो तो आप सूत्र याद कर लो और चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लो। सूत्र याद करोगे तो डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन याद कर लोगे तो सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है। कि जो पाई सूचकांक इसके द्वारा संपूर्ण परिवहन जाल और उसके विशिष्ट संयोजन का अनुपात होता है। ठीक है ना। जो पाई जाल होता है वो क्या होता है, पाई सूचकांक। जो पाई सूचकांक है वो क्या होता है प्यारे साथियों, संपूर्ण परिवहन जाल और उसके विशिष्ट संयोजन का अनुपात होता है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है। और डी का मान यहाँ पर 75 जो कि मेंशन था। ठीक है। पाई सूचकांक का मूल्य विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है। जो पाई सूचकांक है उसका जो मान है वो हमें किसको दर्शाता है, विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है। यदि पाई सूचकांक का मान 1 या 1 से ज़्यादा होगा, यदि पाई सूचकांक का मान
एक या एक से ज़्यादा होगा तो परिवहन जाल क्या होगा, सामान्य होगा। और यदि पाई सूचकांक का मान बढ़ेगा तो परिवहन जाल की संयोजकता का स्तर भी बढ़ेगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है प्यारे साथियों, क्या क्या मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो जो पाई जाल है या जो पाई सूचकांक है, ये क्या होता है, पाई सूचकांक संपूर्ण परिवहन जाल और उसके विशिष्ट संयोजन का अनुपात होता है। पाई सूचकांक संपूर्ण परिवहन जाल और उसके विशिष्ट संयोजन का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। पाई सूचकांक का मूल्य विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है, ठीक है ना। जो पाई सूचकांक का जो मान है, पाई सूचकांक का जो मान है वो विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है। यदि पाई सूचकांक का मान एक या एक से ज़्यादा होगा तो परिवहन जाल कैसा होगा, बिल्कुल सामान्य होगा। और यदि पाई सूचकांक का मान बढ़ेगा तो परिवहन जाल की संयोजकता का स्तर भी बढ़ेगा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं योटा या आयोटा इंडेक्स के बारे में, कि योटा या आयोटा इंडेक्स क्या होता है। देखो ये एक प्रतीक चिन्ह है जिसके द्वारा योटा या आयोटा को दिखाया जाता है। आयोटा सूचकांक परिवहन मार्ग जाल तथा इसके भारित केंद्रों के मध्य अनुपात का माप है, ठीक है। जो आयोटा सूचकांक ये परिवहन मार्ग जाल और उसके भारित केंद्रों के बीच का क्या होता है, अनुपात का माप होता है। यह परिवहन जाल की सघनता को मापता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है भाई लोगों। जो पाई सूचकांक ये विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है। पाई सूचकांक के द्वारा विकसित मार्ग जाल को दिखाया जाता है, ठीक है ना। जो पाई सूचकांक है, पाई सूचकांक का मूल्य विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है, जबकि योटा या आयोटा सूचकांक परिवहन जाल की सघनता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो पाई सूचकांक जो पाई सूचकांक है ये विकसित मार्ग जाल को दर्शाने का काम कर रहा है, जबकि योटा और आयोटा जो सूचकांक है ये परिवहन जाल की सघनता को दिखा रहा है। दोनों पॉइंटों में आपको अच्छे तरीके से जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाई सूचकांक विकसित मार्ग जाल को दर्शाता है, जबकि योटा या आयोटा सूचकांक परिवहन जाल की सघनता को दर्शाता है। किसको, सघनता को दर्शाता है। आयोटा सूचकांक परिवहन मार्ग जाल और उसके भारित केंद्रों के बीच का अनुपात होता है। जो योटा या आयोटा सूचकांक है यह परिवहन मार्ग जाल और उसके भारित केंद्रों के बीच का अनुपात होता है। तो आयोटा सूचकांक या योटा सूचकांक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आयोटा सूचकांक परिवहन जाल और उसके भारित केंद्रों के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। यह परिवहन जाल की सघनता को मापता है। सघनता का मतलब है कि परिवहन जाल कितना सघन है, कितना निकटतम है, उसको मापता है। इस सूचकांक के द्वारा परिवहन जाल के 3 तत्वों का मापन किया जा सकता है। जो योटा या जो आयोटा सूचकांक है, योटा या आयोटा सूचकांक के द्वारा हम परिवहन जाल के 3 तत्वों का मापन कर सकते हैं। एक संरचना का मापन कर सकते हैं कि परिवहन जाल की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, परिवहन जाल की लंबाई कितनी है। और तीसरा, इसका कार्य का मापन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो योटा या आयोटा सूचकांक के द्वारा परिवहन जाल की संरचना का मापन किया जा सकता है, उसकी लंबाई का मापन किया जा सकता है और उसके कार्यों का मापन किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम इसका जो आयोटा सूचकांक है या जो योटा सूचकांक है इसका हम सूत्र से अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखो आयोटा सूचकांक का सूत्र कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बराबर m/w, ठीक है। m का मतलब है यहाँ पर मार्ग जाल की कुल दूरी, जिसको हम लंबाई भी कह सकते हैं, और w का मतलब होता है कार्य द्वारा भारित केंद्रों की संख्या या भारित केंद्रों की संख्या, ठीक है, कार्य के द्वारा भारित केंद्रों की संख्या। तो इस तरीके से ये आयोटा सूचकांक का सूत्र है। आपको यहाँ पर इस आयोटा सूचकांक का सूत्र ऐसे कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपको ये जो आयोटा सूचकांक का सूत्र है ये बिल्कुल एज इट इज तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसे हम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आयोटा बराबर m/t भी लिख सकते हैं या m/w भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी आप सूत्र अप्लाई कर सकते हो।
आप ये भी सूत्र अप्लाई कर सकते हो और आप ये सूत्र भी अप्लाई कर सकते हो कि योटा या आयोटा बराबर एम बटा डब्लू या योटा या आयोटा बराबर एम बटा टी। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल किसी के हैं, योटा या आयोटा सूचकांक के हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आयोटा सूचकांक परिवहन नेटवर्क के यातायात प्रवाह की सघनता को दर्शाने वाला माप है। ठीक है, जो योटा या आयोटा सूचकांक है इसके द्वारा हम परिवहन नेटवर्क के यातायात प्रवाह की जो सघनता है ना उसको मापते हैं। आयोटा सूचकांक के द्वारा परिवहन जाल की सघनता को मापा जाता है कि परिवहन जाल कितना ज़्यादा सघन है, ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क वो कितना ज़्यादा निकटतम है। आयोटा सूचकांक का उपयोग औसत भार प्रति इकाई दूरी ले जाने के संदर्भ में किया जाता है। औसत भार प्रति इकाई दूरी ले जाने, ठीक है भाई, योटा या आयोटा सूचकांक का प्रयोग हम इस स्थिति में करते हैं कि प्रति इकाई भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक है भाई, प्रति इकाई भार को यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहे हो तो इसका मापन करने के लिए हम किसको काम लेते हैं, आयोटा सूचकांक या योटा सूचकांक को काम लेते हैं। अब हम थीटा सूचकांक के बारे में डिस्कस करते हैं कि थीटा सूचकांक क्या है और किस तरीके से है। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, यह एक केंद्र के कार्य का माप है। जो थीटा सूचकांक है इसके द्वारा कार्य का माप किया जाता है कि जो एक केंद्र है वो क्या कार्य कर रहा है, जो एक केंद्र है वो कितना कार्य कर रहा है। तो एक केंद्र के द्वारा कितना और क्या काम किया जा रहा है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्यारे साथियों, जो इसका मापन है वो हम थीटा सूचकांक के द्वारा करते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि एक केंद्र के द्वारा कितना काम किया जा रहा है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, थीटा सूचकांक के द्वारा किया जाता है, जो प्रति अंतर्वेशन यातायात की औसत मात्रा का मापन करता है। अंतर्वेशन जो प्रति अंतर्वेशन यातायात की औसत मात्रा का मापन करता है कि यातायात के माध्यम से औसतन कितनी मात्रा या कितने सामान का अंतर्वेशन किया जा रहा है, कितने सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। ठीक है भाई, कोई एक केंद्र कितने सामान का अंतर्वेशन कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि किसी एक केंद्र के द्वारा कितना काम किया जा रहा है। ठीक है ना भाई, मैं कहूँ कि आप कितने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो, या मैं कह दूँ कि आप कितना काम कर रहे हो, तो मैं पूछूंगा कि भाई आप कितना काम कर रहे हो, तो आप बताओगे कि सर हमने 10 किलो सामान से यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना काम किया, तो आप क्या कहोगे कि हमने 10 किलो सामान को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक अंतर्वेशन ही हो गया। ठीक है, तो जो थीटा सूचकांक है यह एक केंद्र के कार्य का माप है जो प्रति अंतर्वेशन यातायात की औसत मात्रा का मापन करता है, जो कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। थीटा सूचकांक का उच्च मूल्य अधिक यातायात भार को दर्शाता है। अब देखो, जो थीटा सूचकांक का मूल्य अधिक होगा तो वो किसको दिखाएगा, यदि थीटा सूचकांक का मान ज़्यादा होगा तो वो किसको बताएगा, वो बताएगा कि भाई जो सामान है उसका अधिक मात्रा में क्या किया गया, यातायात किया गया है, मतलब अधिक सामान का यातायात किया गया है। और यदि थीटा सूचकांक का मान कम है तो वो बताएगा कि कम सामान का यातायात किया गया है, मतलब कम सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया गया है। तो जो थीटा सूचकांक है वो किसको बताता है, थीटा सूचकांक बताता है कि कितने सामान का परिवहन किया जा रहा है, कितना सामान का यातायात किया जा रहा है। यदि थीटा सूचकांक का मान ज़्यादा है तो वो हमें बताता है कि ज़्यादा सामान का यातायात किया जा रहा है, और यदि थीटा सूचकांक का मान कम है तो वो हमें बताता है कि कम सामान का यातायात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो भाई कम भार का यातायात किया जा रहा है कब, जब थीटा सूचकांक का मान कम होगा। अधिक भार का यातायात किया जा रहा है कब, जब थीटा सूचकांक का मान अधिक होगा। यह संपूर्ण मार्ग जाल का उसके केंद्रों के मध्य का अनुपात होता है। ठीक है, जो थीटा सूचकांक है ना, ये संपूर्ण मार्ग जाल और उसके केंद्रों के बीच का जो अनुपात है वो होता है थीटा बराबर टी बटा वी। अब देखो, यहाँ पर टी का मतलब होता है कुल लंबाई और वी का मतलब होता है कुल केंद्रों की संख्या।
ठीक है। तो अब मैं फिर से कह रहा हूँ प्यारे साथियों, जो थीटा सूचकांक है ये संपूर्ण मार्ग जाल और उसके केंद्रों के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, संपूर्ण मार्ग जाल की लंबाई और उसके केंद्रों की संख्या के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, थीटा सूचकांक कह सकते हैं। टी बटा वी, टी का मतलब हुआ टोटल मार्गों की लंबाई और वी का मतलब हुआ कुल केंद्रों की संख्या। ठीक है, तो कुल मार्ग जाल की लंबाई या कुल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की लंबाई व कुल केंद्रों की संख्या के अनुपात को थीटा सूचकांक कहा जाता है। अब देखो, थीटा सूचकांक को परिवहन जाल की दूरी के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग मार्गों की भार की संख्या को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भाई थीटा सूचकांक का उपयोग हम किसके लिए करते हैं कि मार्गों के द्वारा कितने ज़्यादा सामान का आवागमन किया जा रहा है, कितने ज़्यादा भार को ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। यह संपूर्ण मार्ग जाल व केंद्रों के मध्य का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्फा और गामा सूचकांक विभिन्न के लिए तथा विश्लेषण के लिए काम आते हैं। भिन्न के लिए, विभिन्न के लिए और विश्लेषण के लिए काम आते हैं। आप डायरेक्टली ये या ध्यान रख सकते हो कि जो अल्फा और गामा सूचकांक है उनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विश्लेषण के लिए। किसका विश्लेषण, मार्ग जाल का विश्लेषण। ठीक है, तो परिवहन मार्ग जाल का विश्लेषण करने के लिए हम किस किस को काम लेते हैं, या तो अल्फा सूचकांक को काम लेते हैं या फिर गामा सूचकांक को काम लेते हैं। दोनों सूचकांकों के माध्यम से एक ही प्रदेश में परिवहन जाल के समय के साथ हुए विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अल्फा और गामा दोनों सूचकांकों के द्वारा हम परिवहन जाल में समय के अनुसार जो विकास हुआ है उसको ज्ञात किया जाता है। भाई समयानुसार या समय के अनुसार परिवहन के मार्ग जाल में जो विकास हुआ है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अल्फा और गामा सूचकांक के द्वारा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अल्फा और गामा सूचकांक के द्वारा, अल्फा और गामा सूचकांक के द्वारा एक प्रदेश में परिवहन जाल में समय के अनुसार हुए विकास का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई किसी एक निश्चित प्रदेश में समयानुसार, किसी एक निश्चित प्रदेश के परिवहन जाल में या किसी एक निश्चित प्रदेश के मार्ग जाल में समयानुसार जो विकास हुआ है उसका मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्फा और गामा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूं, यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो प्यारे साथियों, अल्फा व गामा सूचकांक के द्वारा किसी एक निश्चित प्रदेश के परिवहन जाल में हुए विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम गैर आनुपातिक सूचकांक, जिसमें सबसे पहले आता है साइक्लोटिक नंबर, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोटिक नंबर क्या होता है। साइक्लोटिक नंबर किस तरीके से है, यह किसी परिवहन जाल की अभिगम्यता का माप है। भाई किसी परिवहन जाल की अभिगम्यता को मापने के लिए हम किसको काम लेते हैं, साइक्लोमेट्रिक नंबर को काम लेते हैं। यह ग्राफ की जटिलता का माप होता है। साइक्लोमेट्रिक नंबर के द्वारा किसी भी ग्राफ की जटिलता को जांचा जाता है कि वो जो परिवहन जाल है वो कितना ज़्यादा जटिल है, वो कितना ज़्यादा टफ है, वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यह ग्राफ सिद्धांत का प्राथमिक सूचकांक होता है। ठीक है, तो जो साइक्लोमेट्रिक नंबर है वो एक गैर अनुपातिक सूचकांक होता है। यह किसी परिवहन जाल की अभिगम्यता को मापता है, यह ग्राफ का जटिलता का मापन करता है, यह ग्राफ सिद्धांत का प्राथमिक सूचकांक है। साइक्लोमेट्रिक नंबर बराबर ई माइनस वी प्लस पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। P बोल दो चाहे G बोल दो, G का मतलब भी ग्राफ होता है, जहाँ पर P का मतलब भी ग्राफ है, E का मतलब मार्गों की संख्या है, V का मतलब केंद्रों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नया सूत्र भी बना सकते हो कि E माइनस वी प्लस जी। ठीक है, या E माइनस वी प्लस पी। ठीक है, P कह दो चाहे G कह दो, बात एक ही है। तो ये है साइक्लोमेट्रिक नंबर याद करने का सूत्र। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे मापन के जितने तरीके थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे परिवहन मार्ग जाल के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में। ठीक है, यहाँ तक का सारा सब कुछ आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं
और फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं अगली वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। यदि आप पेड बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।